नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मणिपुर जल रहा है। किसी भी राज्य में इतना भीषण और बीभत्स जातीय संघर्ष हाल के दिनों में नजर नहीं आया। मणिपुर में इतनी हिंसक झड़पें बीते एक दशक में भी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर हिंसा की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया है। ये साल मणिपुर के लिए संघर्ष का साल रहा है। मणिपुर से इंसानियत पर सवाल खड़ा कर देने वाले वीडियो की चर्चा इस समय चारों तरफ है, जहां 2 लड़कियों को निर्वस्त्र किया गया है, उन्हें बिना कपड़ों के घुमाया गया और फिर कथित तौर पर उनके साथ रेप किया गया। बता दें कि मणिपुर में 3 मई को मैतेई घाटी बहुल समुदाय है और कुकी जनजाति जो पहाड़ी बहुल समुदाय है, इनके बीच हिंसा शुरू हुई थी और इसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इन्हीं घटनाओं का एक ये वीडियो सामने आया है। मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह ही राज्य में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। इसके खिलाफ कुकी समाज ने आवाज़ उठाई और आदिवासी एकजुटता रैली निकाली, जिसका विरोध और बात हिंसा तक पहुंच गई। तकरीबन 2.5 महीने से मणिपुर में हिंसा जारी है। हिंसा की आग में यह राज्य जल रहा है। आखिर ये हिंसा कैसे रुकेगी? इस हिंसा को शांत कैसे किया जाएगा? हिंसा रोकने के लिए सरकार विफल क्यों रही है? सरकारें विफल क्यों रही हैं? और वास्तव में मूल समस्या क्या है वहाँ की? क्या मणिपुर की हिंसा को लेकर क्या और भी आशंकाएं मन में घर कर रही हैं? क्या मणिपुर की जो हिंसा है उसके पीछे सीमा पार का जो आतंकवाद है वो है? क्या चीन है? क्या बहुत सारे और उग्रवादी संगठन हैं जो नहीं चाहते कि भारत स्थिर रहे, भारत का पूर्वोत्तर भाग स्थिर रहे? और ऐसा नहीं है। इस तरह की चीज़ें केवल पूर्वोत्तर ही नहीं पूरे देश में असर डालती हैं। मंथन में आज यही कुछ मुद्दे छूने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर आज पूरे दिन हंगामा होता रहा। पूरे देश में प्रदर्शन हुए चारों तरफ। ऐसा शायद ही कोई राज्य रहा हो जहां के महिला संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने मणिपुर की जो घटना हुई, बीभत्स घटना हुई है, उसको लेकर एक तरीके से प्रदर्शन न किया हो, उसके ऊपर रोष न जाहिर किया हो। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष चाहता था कि मणिपुर पर चर्चा नियम 267 के तहत की जाए, लेकिन सत्ता पक्ष बार बार इस बात को दलील दे रहा था कि नहीं, चर्चा कीजिए, चर्चा ही तो करनी है आपको, नियम 176 के तहत कीजिए। विपक्ष राजी नहीं हुआ, हंगामा हुआ। राज्यसभा महज 18 मिनट चली आज पूरे दिन और लोकसभा 19 मिनट चली और सोमवार तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। अब वास्तव में ये नियम क्या हैं? 267 और 176। 267 का मसला ये है कि इस नियम के तहत चर्चा की जो समयावधि है, टाइम लिमिट नहीं है। जब तक चर्चा पूरी न हो जाए चले, उसके बाद जवाब इसमें देना बाध्यकारी है और साथ ही इसमें मत विभाजन भी किया जा सकता है, यानी सरकार मुश्किल में आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई सरकार गिर जाएगी, लेकिन एक संदेश विपक्ष देने की कोशिश करेगा कि मणिपुर की घटनाओं के विरोध में विपक्ष ने मतदान किया सदन में, लेकिन इन सब चीज़ों से सत्ता पक्ष बचना चाहता है और सदन को लेकर यही एक गतिरोध वहाँ पर बना हुआ है। अगर देखा जाए तो दिन भर हंगामा मचता रहा सदन के दोनों पटलों पर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और तरह तरह के बयानात भी आए। अब वो तस्वीरें देख लीजिए, कहाँ कहाँ प्रदर्शन हुआ है। पूरी तरीके से पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सेना की तैनाती वहाँ पर है और उसके बाद भी लगातार ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, इसका एम्बियंस सुनाया जाए, किस तरीके से प्रदर्शन किया लोगों ने, लोगों में क्या आक्रोश था। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, महिलाओं के साथ। बुधवार यानी आज हिंसा का लगातार जारी हिंसा का 80वां दिन था। 80 दिन हो गए, लेकिन झड़पों का सिलसिला लगातार चल रहा है
और झड़पें लगातार थम नहीं रही। हिंसा में अब तक जो आधिकारिक रूप से 120 लोगों के जान जाने की बात कही है, लेकिन 150 के पार ये संख्या बताई जा रही है और बड़े पैमाने पर वहाँ भारी मतलब हजारों लोग विस्थापित हैं। 60-70 हज़ार लोग एक तरीके से कैंपों में हैं और बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तरीके से उन्होंने इस पर घोर नाराजगी जताई है। उसको जरा सुन लीजिए। मणिपुर का जिक्र है और वो भी अकेले नहीं, राजस्थान मणिपुर पे प्रवचन हुआ। मणिपुर पे नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां कांग्रेस मौजूद है। और इस बीभत्स घटना के बारे में तो हमारा प्रबल अनुरोध उनसे था, है और रहेगा कि देश के इतिहास की ये भीषणतम कलंकित करने वाली, भारत माता का सर शर्म से झुका देने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी, आप कब आएंगे? मुझे आपसे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि मैं एक आध मंत्रियों के बयान देख रहा हूं। मंत्रियों के बयान ये हैं कि हमने तो चर्चा स्वीकार कर ली, आप क्यों नहीं इस चर्चा में भाग लेते? तो एक सांसद होने के नाते, उपनेता होने के नाते, राज्यसभा की ओर से खास तौर से आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं कि 267 जिसमें हम मांग रहे हैं और 176 जिसमें ये चर्चा चाहते हैं, उसका फर्क क्या है जिससे कंफ्यूजन खत्म। 167 में 2-3 लोग प्रस्ताव करें, चेयरमैन को संतुष्ट करें, सत्ता पक्ष चाहे तो किसी दिन, ये शब्द पे गौर करिएगा, किसी दिन कुछ समय के लिए चर्चा निर्धारित हो सकती है, लेकिन वो जो 167 में है कि वो 2-2.5 घंटे से ज्यादा की नहीं। दो बातें इस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं आपको। एक तो जब समय मिले और ना मिले तो चर्चा के लिए इनकार भी कर सकता है, और उधर मणिपुर जल रहा है। तो कुल मिलाकर प्रमोद तिवारी उन दोनों नियमों की बातें कर रहे हैं। 176 में कह रहे हैं कि भाई सरकार, उसमें प्रावधान है कि जब वो समय मिले तब चर्चा के लिए वो इनकार भी कर सकते हैं। जो स्पीकर हैं, जो चेयरमैन हैं, वो इनकार भी कर सकते हैं। तो वो विपक्ष इसीलिए उस नियम के तहत चर्चा नहीं चाहता और यही गतिरोध का कारण है। वास्तव में मैतेई और कुकी के बीच विवाद का क्या कारण है वो जरा हम आपको दिखा देते हैं कि एक ग्राफिक के जरिए हमने बताने की कोशिश की है। और उसके अतिरिक्त वहाँ पर राजनीतिक समीकरण क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। क्या क्या सियासी समीकरण है। अमित शाह पिछले दिनों वहाँ गए थे और राहुल गांधी भी गए थे। दोनों नेताओं के भी वो पुराने जो विजुअल हैं वो भी हमारे पास हैं, वो दिखाएंगे आपको। तो कुल मिलाकर ये विवाद कैसे शुरू हुआ वो आपके सामने है। काफ़ी पुराना मसला है और मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। इस विवाद के पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं। और उसके बाद ये पूरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे विवाद शुरू हुआ, क्या क्या मसला है, समुदाय की जो दलील है वो सब सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये सब विवाद की जड़ क्या है और राजनीतिक सियासी तस्वीर क्या है वहाँ की, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, मैं देख रहा था तो वहाँ की आबादी तकरीबन 53% मैतेई है और 40% में नागा और कुकी हैं, और बाकी जो शेष करीब 7% है वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग वहाँ पर हैं। तो ये सियासी समीकरण है। मैतेई जो कहा जाता है, जो मुख्यमंत्री हैं वो मैतेई समुदाय के हैं, विधायक भी बहुत सारे मैतेई समुदाय के हैं। और कुल मिलाकर
ये एक आदिवासी जनजाति समूह का एक पूरा ये जो एक तरीके सामाजिक ताना बाना है, और उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां उठना अपने आप में ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। चुनाव से पहले ये कहा जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 के चुनाव से पहले कुकी समूहों से ये वादा किया था कि भाजपा सत्ता में आई तो समस्या के लिए हमेशा खत्म हो जाएगी। इसके बाद कुकी समूहों ने आधिकारिक तौर पर भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की थी। अब मणिपुर की एन वीरेन सिंह सरकार की ओर से समझौता रद्द किए जाने के बाद, ये समझौता मार्च में ही रद्द किया गया है, इसके बाद ये सवाल खड़े हो गए और बहुत सारी कसमसाहट इसी को लेकर हो गई है। जो पुराना एग्रीमेंट था उसकी प्रक्रिया 2008 से शुरू हुई है, और फिर ये अभी जो एग्रीमेंट हुआ उसको रद्द किए जाने के बाद तमाम परिस्थितियां सामने आई हैं। ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह के समझौते जो उग्रवादी संगठनों से किए गए हैं उसकी दिक्कतें वास्तव में वो यही वजह है कि इस तरह की दिक्कतें आई हैं। अब कुल मिलाकर जो एग्रीमेंट की शर्तें क्या थी, वो एग्रीमेंट में सबसे प्रमुख ये शर्त थी कि राज्य या केंद्र का कोई भी सुरक्षा बल उग्रवादी समूहों के खिलाफ कोई अभियान नहीं शुरू करेंगे और ना ही उग्रवादी समूह ऐसा करेंगे। यूपीएफ और केएनओ के हस्ताक्षरकर्ता भारत के संविधान, देश के कानून, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता का पालन करेंगे। वो सभी प्रकार के अत्याचार, जबरन वसूली छोड़ देंगे। उग्रवादी कैडरों को भारत सरकार की ओर से चिन्हित शिविरों में सीमित किया जाएगा। हथियारों को डबल लॉकिंग सिस्टम के तहत सुरक्षित कमरे में जमा किया जाता है। समूहों को अपने शिविरों और अपने नेताओं को सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाते हैं। शिविरों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास पैकेज के रूप में 5,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता था और शिविरों को बनाए रखने के लिए सहायता की जाती थी। ये मार्च तक ऐसी व्यवस्था चली। समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संयुक्त निगरानी समूह भी बनाया गया था जो ये करता था। तो कुल मिलाकर ये बड़ा थोड़ा टेढ़ा और पेचीदा मामला है जो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने सभी राज्य सरकारों से कहा कि इस तरह की चीज़ों को हम लोग बहुत सख्ती से निपटें। अमित शाह की वो तस्वीरें हैं, वो अभिवादन कर रहे हैं सभी समुदायों का वहाँ पर, और वो पहुँचे थे। उसके बाद तमाम उन्होंने समितियाँ बनाई, तमाम लोगों से मिले, तमाम काम किए। लेकिन अमित शाह हो चाहे राहुल गांधी हो, ये राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, वो शरणार्थी कैंपों में गए थे। दोनों नेताओं को इस तरीके की घटना की जानकारी, जो दुनिया के सामने जो शर्मसार करने वाला वीडियो आया है गैंगरेप और नेकेड परेड का, उसको लेकर कोई भी जानकारी ना तो विपक्ष के पास थी ना ही सत्ता पक्ष के पास थी। और राहुल गांधी भी वहाँ गए थे। ये बात विपक्ष भी सत्ता पक्ष उठा रहा है कि भाई राहुल गांधी को क्यों जानकारी नहीं थी। ये भी एक सवाल है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कुतर्क ही है, क्योंकि जब सरकार को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को नहीं पता तो राहुल गांधी को कैसे पता हो सकता है। ये बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। अब हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सभी इस घटनाक्रम से पीड़ित हैं, परेशान हैं। हमारे साथ बहुत ही सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे मणिपुर राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएल बोरा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बोरा साहब, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बहुत आभार आपका। और एम डायना देवी, सामाजिक कार्यकर्ता, वहाँ से हमारे साथ अभी जुड़ेंगी थोड़ी देर में। मणिपुर मामलों के जानकार एच नवश्याम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत, धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं मंथन की शुरुआत पूर्व डीजीपी से करूं। इससे पहले कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रांजल फुकन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, असम से जुड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और एम डायना देवी, सामाजिक कार्यकर्ता मणिपुर की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, बहुत आभार सभी का। क्योंकि स्वागत सत्कार जैसे शब्द अभी मुझे नहीं लगता कि हमें प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि बहुत ही पीड़ादायक परिस्थितियां वहाँ की बनी हुई हैं। मैं सीधे बोरा साहब के पास आऊँगा। लंबा अनुभव आपका है वहाँ मणिपुर में काम करने का। बोरा साहब, इस जो मणिपुर की समस्या है, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ जो है अभी जो प्रेजेंट में, वो है कम्युनल डिसहार्मनी, जिसको कहते हैं आपस में कुकीज और मैतीस का एक दूसरे के प्रति अविश्वास
एक दूसरे के प्रति हिंसा, ये जो जो बेसिक हैं, और ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये एक मेरे हिसाब से नई शुरुआत है। मणिपुर में पहले मैतीस के इंसर्जेंट ग्रुप्स हुआ करते थे, नागास के थे, कुकीज के पहले तो नहीं थे बिल्कुल, लेकिन वो इंसर्जेंसी जो है वो सरकार के खिलाफ होती है। इन कम्युनिटीज की आपस में हमेशा बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन ये एक नया जो सिलसिला जी शुरू हुआ और इतना भयानक रूप इसने ले लिया, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक घटना है। शर्म से सिर झुक रहा है, मेरा ही नहीं पूरे देश का, और आपका भी दुर्गेश जी सिर झुक रहा है। जी, लेकिन ये बड़ी निश्चित घटना तौर है। पर हम दुखी और हैं। जड़ इसकी जो है, आपने जड़ का जिक्र किया, जड़ ये है कि कई कारण हैं, दो तीन मोटे कारण जो मैं आपको बता देता हूं। जी एक इस वजह का ज्यादा शोर है वो ये है कि तीन समाज बेसिकली वहां रहते हैं, कुकीज, नागास और मैतीस। कुकीज और नागास शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिल्स में रहते हैं। पहाड़ियां मणिपुर की 90% एरिया उनके पास है, और 10% हिस्सा वैली है, प्लेन लैंड है जहां मैतीस रहते हैं। और वो 10% जमीन है, लेकिन उनकी आबादी आधा, आधे से, पूरे राज्य की आधे से थोड़ी ज्यादा है। 33 लाख के करीब आबादी है मणिपुर की। जी तो अभी ये कुकीज और नागास दोनों के पास शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है, मैतीस के पास नहीं है। ये बड़े दिनों से मांग कर रहे थे कि हमें ये स्टेटस मिलना चाहिए। अब कुकीज जो हैं वो इस मामले से खफा हैं, वो नहीं चाहते कि इनको मिले। उसके दो कारण ये हैं, एक तो ये कि जॉब्स का है। तो वहाँ आप जाएंगे मणिपुर, अगर आप जाएं तो देखेंगे बड़े अफसर जो हैं ज़्यादातर कुकी समाज से हैं वहाँ पे, कुछ नागास भी हैं, थोड़े हैं मैतीस भी हैं। और दूसरा ये है कि आज की तारीख में मैतीस जमीन नहीं खरीद सकते जो जी ट्राइबल एरियाज जी हैं ये पहाड़ों में, क्योंकि कानून ये कहता है। तो ये इनको ये है कि अगर उनको ट्राइबल स्टेटस मिल जाता है तो वो जमीन खरीद पाएंगे। जमीन का प्रेशर आप जानते हैं ज्यादा है वैली पे, तो उनको ये डर है कि ये आएंगे, हमारी जमीनें खरीदेंगे, हड़प करेंगे। ये तो एक मुद्दा बड़े दिनों से चल रहा है। दो चीजें और हुई इस दौरान। एक तो ये कि म्यांमार से जो कुकी के साथ जो मिलते जुलते लोग हैं एथनिकली, वो लोग बड़े आ गए म्यांमार में। आप जानते हैं हालात खराब हैं, और जी म्यांमार से भारतवर्ष का बॉर्डर बहुत लंबा है, वो पीसफुल बॉर्डर नहीं है। तो काफी लोग आ गए, कुकीज ने उनको वहाँ शरण दी, कई गांव उनके लिए बसाए, उनमें बसाया, उनका ध्यान किया। तो जब सरकार को ये पता चला, मणिपुर सरकार को, कि ये लोग वहां से आए हैं, तो सरकार ने एक सर्वे किया। जी ये कहा कि भी हम लोग इन लोगों की जान पहचान करते हैं कि कौन कौन ये लोग हैं, और इनको हम अपने कैंप्स में रखेंगे, इनका ध्यान करेंगे, और जब हालात सुधरेंगे तो हम इनको वापस म्यांमार भेज देंगे। तो ये चीज कुकीज को अच्छी नहीं लगी। दूसरा, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया जो है चूड़ाचांदपुर, जहाँ पे इनके हेडक्वार्टर काइंड है कुकीज का, जी वहां पे फॉरेस्ट रिजर्व एरिया और उसके साथ के इलाकों में जहां जहां ये लोग रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में कुछ गांव इन्होंने बसा लिए कुकीज ने। अब रिजर्व एरिया में तो गांव हो नहीं सकते, हैबिटेशन नहीं हो सकते कानून जी के मुताबिक। तो सरकार ने कुछ गांव वगैरह जो है वो गिरा दिए। अब इससे रोष तो पहले एक उस कारण से था जो म्यांमार से लोग आए, इससे और रोष बढ़ा। कुछ इनके दो तीन चर्चेस पे भी अटैक हुआ। और ये जो स्टेटस था एसटी वाला, हाई कोर्ट में कुछ लोग गए, मैती लोग, उन्होंने कहा कि साहब हमारी ये डिमांड बड़े सालों से पड़ी है, सरकार कुछ करती नहीं है। तो हाई कोर्ट के जो जज हैं वहाँ, वो एक साउथ इंडियन है, हाँ, तमिलनाडु के हैं वो। हाँ तमिलनाडु के हैं। उनको कुछ ऐसा सरोकार नहीं है कि कुछ ऐसा पार्शियलिटी की हो। उन्होंने एक अपने जो तरीका उन्होंने ठीक समझा, उन्होंने जजमेंट ये दिया कि साहब सरकार इनकी मांग को 4 हफ्ते में एग्जामिन करे और फिर भारत सरकार को रिकमेंडेशन दे। अब रिकमेंडेशन देखिए दोनों तरह की होती है, लेकिन शब्दों का हेर फेर है सारा। जी
और अभी सरकार ने उस पर कार्रवाई भी नहीं की थी, 4 हफ्ते भी नहीं हुए थे, लेकिन वो आग तो पहले ही सुलग रही थी कुकीज में। इस आदेश से वो भड़क गई, ट्रिगर हो गया ये, और उसके बाद उन्होंने मैतीस को, कहते हैं, जो मैंने सुना है, गलत भी हो सकता है, तो उन्होंने मैतीस जो उनके इलाके में रहते थे उनको अटैक किया समझ लीजिए। फिर इधर से हुआ और फिर मामला बिगड़ता चला गया और हालात सुधर नहीं रहे हैं। तो जड़ का जहां तक ताल्लुक है, जो दुर्गेश जी आपने सवाल किया था, मेरे हिसाब से उसकी ये जड़ है। नहीं, बोरा साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग आपके जानकार होंगे जो फ़ोन पर बातचीत आपकी इस दौरान हुई होगी या पहले भी होती रही होगी। जनरल मणिपुर में चूंकि आपने काफ़ी समय वहाँ बिताया है और काम किया है बहुत आगे जाकर, क्या हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि सीमा पार से कुछ वहाँ प्रवोक किया जा रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि पूर्वोत्तर को एक बार फिर से अस्थिर करने के लिए कुछ ताकतें लग गई हैं क्या? ऐसा भी क्या आशंका है क्या? हो सकता है, आशंका है। म्यांमार तो नहीं, लेकिन चाइना जरूर कर सकता है, शायद कर भी रहा हो, नहीं तो शुरू कर दिया हो। ये 80 के दशक में वहां पे और 90 के दशक में भी वहां मैतीस के कुछ इंसर्जेंट ग्रुप बड़े मशहूर थे, शायद आपने सुना हो, पीएलए वगैरह, जी पिंक जी जी। और ये लोग वहां ट्रेनिंग के लिए चाइना गए थे, और चाइना इनको हथियार वगैरह मुहैया करता रहा है, ट्रेनिंग भी देता रहा है, क्योंकि उनके जो लीडर थे, मैं एक बार, मेरे पास जेल्स का भी चार्ज था, तो इनके जो लीडर थे, एक बड़े वेल नोन विशेश्वर सिंह, उनसे मेरी अक्सर चर्चा हुआ करती थी और मुझे डिटेल में बताया गया, और मैंने बल्कि एक फिक्शन किताब भी लिखी थी मणिपुर को उस वक्त, रेबल्स ऑफ द वैली करके। जी ये सही है। और अभी तो हमारे चाइना से हमारे जो ताल्लुकात हैं बड़े खराब हैं, और चाइना जरूर ऐसी चीजों का फायदा उठाएगा, हो सकता उठाना शुरू कर दिया हो। एक और चीज जो बड़ी भयानक ये हुई है दुर्गेश जी, 4500 के करीब हथियार जो हैं वो पुलिस और असम राइफल्स की कोच से चले गए हैं। लोग कहते हैं लूट लिए गए हैं। कुछ मैं समझता हूं कि इन्होंने, अफसरों ने खुद अपनी अपनी कम्युनिटी को लोगों को दे दिए हैं। पुलिस असम राइफल में भी एक किस्म का विभाजन है अफसरों में कि क्या करना है, कैसे करना है। बड़ा हाँ, ये दुर्भाग्य, बड़ी भयावह और बड़ी दर्दनाक स्थिति है कि जैसे है, जो जो क्योंकि फोर्सेज हैं वो कम्युनिटीज में बट गए, बोरा साहब। और देखिए 20 हथियार भी बड़े होते हैं एक तूफान मचाने के लिए। मैंने पंजाब में, कश्मीर में, मणिपुर में, त्रिपुरा में नौकरी की है, और ये तो 3000 हथियार अभी भी उनके पास हैं। बड़ा भारी नुकसान। हाँ, और आगे तकरीबन 6 लाख के अल्ले पल्ले कारतूस बताए जा रहे हैं कि उनके पास हैं, 6 लाख के आसपास। बिल्कुल सही कहा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लूंगा, चूंकि मुझे सूचना मिल रही कि आपको कहीं महत्वपूर्ण कार्य से जाना है, तो मैं आपको इसके बाद मुक्त करूंगा। इसका क्या सल्यूशन क्या हो सकता है कि राजनीतिक बातें अलग हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप अलग हैं, लेकिन वास्तव में मणिपुरियों को जो इस समय बहुत पीड़ा, भयंकर कष्ट में, वो पूरा, एक तो दुख इस बात का है कि उसको ये राष्ट्र बहुत बाद में समझ पा रहा है, उनको बहुत बाद में, उनकी पीड़ा को बहुत बाद में समझ पा रहा है। ये दुख की बात है। कल भी हमने अपने इस कार्यक्रम में मणिपुर के लोगों से, देशवासियों से माफ़ी मांगी थी, और आज भी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि हम सब कसूरवार हैं, और ख़ास तौर पर मैं पत्रकारों को कसूरवार मानता हूं कि अगर आप लोग, हमारे जैसे लोग, अगर समय पर काम कर रहे होते तो ये स्थितियां नहीं होती। कम से कम सरकार की आंखें हम खोल सकते थे। दुर्गेश जी, मैं आखिरी बात को जरा पहले कहना चाहूंगा। आपने कल भी कवर किया, आज भी कर रहे हैं, सारे चैनल, सारा मीडिया कवर कर रहा है, सारा देश आज मणिपुर की पीड़ा के साथ है, इस शर्मनाक घटना की भर्त्सना कर रहा है। एक हिसाब से मुझे थोड़ी खुशी है। एक वक्त था जब दिल्ली में, देश में लोग जानते भी नहीं थे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य कहाँ हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, ना अखबारों में, ना टीवी में। आज वो हिस्से देश का हिस्सा बन गए हैं, देश की कॉन्शियसनेस में हैं, देश की पीड़ा जो है वो उनके साथ जुड़ गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है जो इंटीग्रेशन हुआ है। रहा सोल्यूशन क्या है? देखिए, 3-4 चीजें मेरे हिसाब से एक ही टाइम पे करनी होंगी। पहला तो यह है कि जो हिंसा है उसको समाप्त करना होगा जी। दूसरा, जस्टिस मिलना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, और
चाहे सीबीआई को केस दिए जाए या कोर्ट मॉनिटर प्रोब हो वो हो। तीसरा, फ्यूचर वायलेंस को रोकने के लिए हथियार जो हैं वो हर हालत में वापस आने चाहिए। और चौथा, कम्युनिटीज का आपस में फिर से प्यार बनाना, जो बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बड़ी मेहनत का काम है। दिल में दरार इतनी पड़ चुकी है, जी ऐसी घटनाएं नॉर्थ ईस्ट में तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि औरतों के साथ, माँ बहनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। और ये जो खाई है इसको दूर करना बड़ा जरूरी है, जिसके लिए दोनों जो कम्युनिटीज हैं उनके लोगों को आगे आना होगा। राज्य को, भारत सरकार को, मीडिया को, हर एक को मेहनत करनी होगी। और ये बहुत जरूरी है। बहुत टाइम लगेगा, दिलों में आप जानते हैं दुर्गेश जी, जब दरारें पड़ती हैं जी तो बहुत बहुत टाइम लगता है। जी लेकिन मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि ईश्वर करे ये सब कुछ जल्दी हो जाए। जी और बहुत शुक्रिया बहुत बोरा साहब, बहुत हमें समय देने धन्यवाद। के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कह रहे हैं आप प्लीज़? आपने, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं को जो पैनलिस्ट हैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, जो मुझे ज़रा कहीं और, क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उनके विचार जो हैं सुन नहीं पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बोरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ और ब्रेक के बाद जो हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं, मणिपुर के मामलों के जानकार हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि वास्तव में हल क्या है और समस्या की जड़ क्या है। जैसे बोरा साहब ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हमें। ब्रेक से लौटा रहा हूँ सीधे मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मणिपुर पे बहुत सारी जानकारियाँ रखने वाली डायना देवी के पास चलेंगे। डायना देवी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस घटना से पूरा देश एक तरीके से दुखी है, व्यथित है, और संसद भी आज नहीं चल पाई। इस पर चर्चा विपक्ष चाहता है, पूरा देश चाहता है कि इस पर कम से कम चीज़ें निकल कर आएँ। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बहुत सारे कार्रवाई हुई है, और एक घात पर एक प्रतिघात जैसी घटना भी नजर है। एक आरोपी का घर भी वहां जला दिया गया है। मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। वास्तव में इस जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसकी मूल वजह, अभी बोरा साहब पूर्व डीजीपी, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन क्या वास्तव में सीमा पार से इस तरह की चीज़ें, जैसा कि अभी एक आशंका जताई गई कि चीन ऐसा कर सकता है, और वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति इस समय क्या है, आपके पास तमाम जानकारियां आ रही होंगी। जी, मेरा नाम डायना है और मैं मणिपुर वासी की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे अभी जो सिचुएशन है बहुत खराब है। देखो, कल जो एक ही वीडियो देखने के बाद सभी लोगों के आंखों में, दिलो दिमाग में छा गया है कि मणिपुरी मैतेई ने एक कुकी दोनों लड़की को खुलेआम नेकेट करके बाहर लाया गया है करके। तो यही जो सेम सिचुएशन कुकी लोग ने 4 तारीख को 4 साल के बच्चे को रेप करके मार दिया है। पर मणिपुर में हमारा इंटरनेट बैन कर दिया था, 3 तारीख से लेके अभी तक बैन है। तो उस वजह से ये वीडियो बाहर नहीं आ पाया। पर ऐसे बहुत सारे और भी 1000 ऊपर से मणिपुरी मैतेई जी, मुझे लगता है कि चूंकि मणिपुर में नेटवर्क एक तरीके से नेट बैन है, बंद है, आसपास से हमारे साथ डायना देवी जी बात कर रही हैं, उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैं नॉर्थ ईस्ट के मामले के जानकार, असम से हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार प्रंजल फुकन साहब के पास चलूँगा। फुकन साहब, पूरे नॉर्थ ईस्ट को, और मैं ये कहूँगा कि पूरे देश और विश्व को इस घटना ने एक तरीके से बहुत प्रभावित किया है, बहुत दुखी किया है। जो मेरा मूल सवाल है कि वहाँ की परिस्थितियाँ यहाँ तक, इस नौबत तक क्यों पहुँची? सरकारें क्या अकर्मण्य हैं? ये दृश्य जो हम टीवी पर दिखा रहे हैं, ये अभियुक्त का घर आज फूंक दिया गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं,
क्या अकर्मण्यता है वहाँ की? क्योंकि अभी मैं कल एक न्यूज़ चैनल पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर को सुन रहा था, वो कह रहे थे किस घटना की आप बात कर रहे हो, सैकड़ों घटनाएं इस तरीके की हैं। तो ये बहुत बेशर्म रवैया है सत्ता का, सरकार का और वहाँ के सिस्टम का। एक पत्रकार की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन मणिपुर में जब इंसर्जेंसी था तब भी मैंने मणिपुर कवर किया है। 27 साल का मेरे जर्नलिज्म का करियर में जी। अभी भी मैं न्यूज चैनल में काम करता हूँ। एक्चुअली मणिपुर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं दूसरी तरफ से इस घटना का एनालिसिस करना चाहता हूँ। देखिए, ये घटना जो हुआ था मणिपुर में, जो ये घटना शुरू हुआ था, जो हिंसात्मक घटना शुरू हुआ था 3 तारीख को हुआ था, 3 मई को। और जो वीडियो अभी सामने आया है वो घटना हुआ था 3 मई को। एक बात आप देखिए, जो 3 मई को ये घटना हुआ था, केस दर्ज हुआ है 18 मई को, 18 मई को केस दर्ज हुआ है पुलिस थाने में। देखिए, घटना हुआ था 4 मई को, 4 मई को ये घटना हुआ था मणिपुर में। 18 को शिकायत की गई है और 21 जून को केस दर्ज हुआ है। 18 को शिकायत की गई है, एप्लीकेशन दी गई कि घटना हुई है। 18 को केस दर्ज हुआ है इतने दिनों के बाद। और जब घटना हुआ था उस दिन पुलिस भी मौजूद थे वहां पर, और पुलिस ने जो महिलाएं हैं उन लोगों को उस लोगों के हाथ में सौंप दिया गया है। और एक्चुअली पुलिस को मालूम है उस घटना के बारे में, फिर भी इतना दिन क्यों लगा मणिपुर सरकार को इस घटना को, आरोपी को पकड़ने में? यह पहला सवाल है। इसका जवाब एन बीरेन सिंह के पास है क्या? मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास नहीं है। वहां पर केंद्रीय यूनियन होम मिनिस्टर जाके 3 दिन वहां पर बैठा, उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बोला जी। अभी 33 सेकंड, इस घटना काल 36 सेकंड बोला प्राइम मिनिस्टर ने। ये जो है, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसके बारे में आप सोचिए। जब मणिपुर का ये जो इंसिडेंट है, जो घटना है, सरकार और प्रशासन कितना सीरियसली ले रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार और प्रशासन कितना सीरियसली ले रहे हैं ये घटना को? बिल्कुल नहीं ले रहे। इसकी वजह से मणिपुर का ये जो घटना है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये कुकी और मेटी के बीच में है, संघर्ष हो रहा है, और ये संघर्ष जमी को लेके हो रहा है। मेरा पहला जो ये स्पीकर है, उसने, पैनलिस्ट थे, उसने बताया, वो एक्स डीजीपी साहब ने बताया, ये सब विस्तार से बताया। उसने कुकी और मैटी के बीच में हो रहा है, जमी को लेके हो रहा है, मैटी को वो स्टेटस सही है, स्टेटस इसको लेके हो रहा है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं एक जर्नलिस्ट की होते हुए, जो मतलब क्यों इतना दिन क्यों लगा ये केस दर्ज करने में, और उसका सरकार क्या कर रहे थे, क्या दिल्ली क्या कर रहे थे इसके बारे में? ये सवाल कौन करेगा? बड़ा सवाल है कि गृह मंत्री जाते हैं वहां 3 दिन 4 दिन कैंप करते हैं, 2 मरतबा जाते हैं और उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं मिली। गृह मंत्री जी इस घटना के बाद ही गए हैं वहां पर, वो 1 जून को गए हैं, फिर 29 जून को गए हैं। वो इस बारे में नॉर्थ ईस्ट का जो पॉलिटिकल पार्टी उसने फॉर्म किया है, जो गठबंधन फॉर्म किया है, वो भी चुप है उसके बारे में, कुछ बता नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। मतलब ये जो घटना अभी बढ़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है सरकार और प्रशासन, इसलिए इस घटना को सीरियस। अच्छा फुकन साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण एक छोटा सवाल आपसे लेंगे, फिर मैं आगे जो हमारे मणिपुर मामलों के जानकार एच नबसाम साहब हैं उनके साथ में जाऊंगा। मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ऐसी कोई पॉलिटिकल बात है क्या जिसकी वजह से उन पर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसी वजह है? इतनी सारी घटना 80 दिन से चल रही है। अगर ये वीडियो नहीं आता होता तो मुझे नहीं लगता कि नेशनल मीडिया भी इसकी तरफ कोई ध्यान देता। एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हैं। मतलब पॉलिटिकल कारण ये है, वहां पर क्या है, जितने भी विधायक है, ज्यादातर विधायक, आपको तो मालूम है 60 है वहां असेंबली में सीट, ज्यादातर विधायक मैटी के है। और वहां पर जो है कुकी लोग है, कुकी और नागा लोग ज्यादातर वो क्रिश्चियन है, बाकी मैते लोग, कुछ मैते मुस्लिम है और कुछ हिंदू है। ये एक कारण हो सकता है जो बीजेपी लीडिंग गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ कदम नहीं उठा रहे। ये एक अहम मुद्दा है, इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं कर रहा है। ये अहम मुद्दा है जिसके लिए कोई कदम नहीं उठा जा रहा है। मतलब उसको जो जितना गंभीरता से लेना चाहिए था मणिपुर का, वो इशू ये नहीं ले रहे। पहले जैसा था इंसर्जेंसी के टाइम में कि मणिपुर को जितना नोटिस को जितना नेग्लेक्ट किया जा रहा था, अभी भी वही तस्वीर मुझे दिखाई दे रहा है मणिपुर की घटनाक्रम में। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मैं मणिपुर मामलों के जानकार है गुरुजम नबश्याम साहब के पास आऊंगा।
आप वरिष्ठ पत्रकार को आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई राजनीति में भी है, और वो यहाँ तक कि जो पूरे देश में इस तरीके का एक परसेप्शन चलता है, हिंदू मुस्लिम ये जो एक अलग अलग पार्टियां इस तरह के एजेंडे को कैटर करती हैं, क्या आप ये मानते हैं कि वहाँ भी क्या इस तरह की वजह है? हालांकि बहुत घृणित है, अगर इस तरह की वजह है तो बहुत घृणित है, और इस तरह की घटनाएं क्या और भी वहाँ हो सकती हैं? क्या स्थिति है वहाँ दोनों समाज की, और इसका हल क्या है? Thank you. Can you hear me properly? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, वी आर हियरिंग यू। Up, in fact, my I mean, I'm not in Hindi. So, can I speak in English? हाँ, यस श्योर। See, before I go any further, let me just draw your attention to the historical background and the perception that the people of our state has. राइट। Manipur, though it's an ancient land, and in Manipur we have only two indigenous people in Manipur. राइट। एक Meitei and दूसरा है Naga. Means there are only two indigenous group of people in Manipur, Meitei and Naga. Meitei and Naga, these are the two only indigenous group of people. And the Kuki, they are immigrants. Of course, we have ओके। specific records, historical records, and even governmental records. They started coming to Manipur in 18th century. To be specific, in 1700 and something, in 741-42. Since then only they have started coming. Small, in number. And in fact, they came with a little large number in only 19th century during 1840-41. Even then, their population were very few. In fact, the major chunk of the population of these Sinkuki Ji. people, we call them Sinkuki, not only Kuki. Kuki is a foreign word. It is not an original word, it's a foreign word. They are known as Sinkuki Jo. So these Sinkuki Jo people, the major chunk of the Sinkuki Jo means around 70% of the major the Sinkuki people, they have come to Manipur after 1950. After 1950. Mr. Nabsyam, I will come to you straight. Who do you think is responsible for the condition is in Manipur? Sorry? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? In fact, see, one thing is, who started the war? Who started the violence? It's the Chinkuki people. They have started the violence. In fact, we Meiteis, we are not that, we are a very welcoming people. In Manipur, we have in fact accepted the Chinkuki people as one of us. Okay. We have accepted them as our own citizens, even though we accepted them as our own people in Manipur. But what happened was, they have a very well thought out plan to have a different homeland, a separate homeland for their own. Even though they are immigrants, they ask for a piece of land from Manipur and from some other parts of Burma and from Bangladesh. They are planning to have a dreamland called Jalengam. This is their dreamland, Jalengam. To create this Jalengam, they are planning for the last quite a few long back. They have been planning this for this Jalengam for the last many decades. That is the whole cause. And to achieve that goal, they do anything. In fact, when they come to Manipur, they said, we are the citizen of Manipur. We are very loyal to Manipur. We will fight for the Manipur kingdom. We will fight for the national, Indian national independence, something like that. No, they act in the beginning, they act as if they are very loyal to this country. They are very loyal to Manipur, very loyal to India, But when they have the time, when they consolidate themselves,
to have this to have this sort of a movement against Manipur, against the integrity of Manipur. Then only we come to know, oh, these people, they have something in their mind. This is the thing. You must be knowing we have a treaty. The government of India has an agreement with the Sinkuki people, which the government call as SU, suspension of operation. उसे भी रद्द भी किया है, अभी रद्द भी किया है, मार्च के महीने में लास्ट में भी रद्द भी किया है, उसे कैंसिल भी किया है. This SU between the government of India and the Sinkuki people is still going on. This is the reason why this violence is going on. वो अभी वो जो समझौता रद्द नहीं हुआ है क्या आपके मुताबिक? No. In fact, government of India has not scrapped, has not abrogated this SU. If the government of India abrogates this SU, this suspension of operation. ठीक है. मैं आता हूं आपके पास. मैं आता हूं. अभी हमारे साथ डायना देवी फिर से जुड़ गई हैं. डायना जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मणिपुर मामलों के जानकार हैं, नवश्याम जी, ये कह रहे हैं कि जो सू यानी जो समझौता हुआ था वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी वो कारगर है. हाँ जी, सू को हटाने के लिए ही हम मांग कर रहे हैं. नहीं तो फिर अभी कुछ खबरें आई थी कि मार्च में उसे रद्द कर दिया गया था, इसलिए वो कुकीज नाराज हैं, ऐसा क्या है क्या? नहीं, अभी तक सू को हटाया नहीं गया है. अच्छा, अभी वैसे ही काम कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, अभी जैसी थी वैसे ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है. और उस वजह से मणिपुर में और ज्यादा क्या कहते हैं, घर जलाना, ये सब रेप, ये सब जो है ये बहुत ज्यादा हो रहा है. मैं आपको रोक रहा हूं. हमारे साथ मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एकोराम इबोबी सिंह जुड़ गए हैं. मैं उनसे बात करूंगा. मिस्टर सिंह, आई विल कम टू यू स्ट्रेट. हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन मणिपुर इज इन? मिस्टर सिंह, कैन यू हियर मी? मिस्टर सिंह, संपर्क टूट गया है. हमारे साथी फिर से मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर एकोराम इबोबी सिंह से जोड़ने की कोशिश करेंगे. अभी हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट को जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार असम से जुड़े हैं प्रांजल फुकन जी. फुकन जी, इस समझौते को लेकर जिस तरीके से बातें अभी डायना जी ने कही, और जो मणिपुर मामलों के जानकार और मूल रूप से खुद मैतेई हैं हेई गुरुजम नवश्याम जी, वो भी कह रहे हैं कि भाई मूल कारण यही है, पहले वहाँ दो ही थे, नगा और मैतेई. ये बाद में 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच में ये लोग आए हैं. इस तरीके की बातें, अब तो बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ें हैं. लेकिन वास्तव में जो आपने कहा कि सरकारों ने जिस तरीके से रवैया अपनाया मणिपुर को लेकर, वो एक बार फिर मुझे लगता है कि पुरानी स्थिति में जब एक डिस्टर्बेंस चल रहा था, लगभग उसी स्थिति को क्या हम प्राप्त हो गए हैं? क्या ऐसा देख रहे हैं आप नॉर्थ ईस्ट पे बैठकर? और इसका असर आप कहाँ तक देख रहे हैं? ये भयावह असर है, ये दुष्प्रभाव है. असर नहीं कहूंगा मैं, इसे दुष्प्रभाव कहूंगा मैं. देखिए, इसका मतलब थमने के नाम ही नहीं ले रहे. मणिपुर में जो हिंसात्मक घटना हो रहा है उसका थमने का नाम ही नहीं ले रहे. और एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं इसमें, जो पिछले अप्रैल महीने में मणिपुर सरकार ने कुछ एरिया में एविक्शन ड्राइव चलाए थे. वो एरिया जो है वो कुकी लोगों का एरिया है, और सर्च भी तोड़ दिया है. एविक्शन जो चलाए थे जो अप्रैल महीने में, उसने कुछ चार्ज भी तोड़ दिए थे कुकी इनहेबिटेंट एरिया में. जो इसने एविक्शन ड्राइव चलाया था, वहीं भी इसका बहुत सारे कारण है. उसके बीच में ये भी एक कारण है. तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो लोग यही सोचते हैं कि उसमें पॉलिटिकल कारण ये है, सरकार इसीलिए कोई कदम नहीं उठा रहे थे. मेते लोग जितने भी है, उन लोगों का मतलब दबदबा ज्यादा है, उन लोगों का पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, उन लोगों का एमएलए भी ज्यादा है. इसलिए थोड़ा सा वो लोग का मतलब अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं. और जो एविक्शन ड्राइव जो अप्रैल महीने में चला था, वहां पर जो कुकी लोगों के इनहेबिटेंट एरिया में जहां पर एविक्शन ड्राइव चला था, वो भी एक कारण है इसके लिए, जहां उन लोग को गुस्सा आ गया है. मतलब क्या कुकीज मानते हैं कि ये जो ऑपरेशन चला उनके कुकीज के एरिया में, उसमें मैतेई
के इशारे पर चला, क्योंकि मुख्यमंत्री भी मैतेई हैं, ऐसा कहा जाता है क्या? नहीं नहीं, ये तो काफी लोग ये संदेह कर रहे हैं। मतलब जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, वो भी मैते है, और उसके लिए जो कुकी है वो क्रिश्चियन और हिंदू। यहाँ का बीजेपी का सरकार चल रहा है वहां पर, आपको तो मालूम ही है कि वहां का बीजेपी का डबल इंजन का सरकार चल रहा है भैया। वो इसके लिए सेंटर भी कुछ नई कदम उठा रहे। तो एक साफ साफ उदाहरण है कि इतने दिनों से चल रहा है, उसके बारे में सरकार अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद ही उन लोगों को मतलब आंखें खुला है। उससे पहले क्या गया था? उससे पहले कुछ जाके वहां पर बैठा, होम मिनिस्टर जाके वहां पर बैठा, अमित शाह जाके वहां पर बैठा, काफी लोग गया। उसके बाद भी वहां का परिस्थिति क्यों शांत नहीं हुआ? काफी लोगों से वो विभिन्न डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात किया, पॉलिटिकल पार्टी से बात किया। प्रांजल जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूरे देश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, सारी जगह जो हिंदुत्व का उभारने की कोशिश की जाती है, क्या ये जो सारी चीजें दिख रहे हैं उसका दुष्परिणाम है क्या वहां पर? इसका ही परिणाम है, मैं वही मानता हूं। वो जो सिचुएशन वहां पर हो रहा है, वो सिचुएशन कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन कहा इसका इन्वॉल्व कौन है? कुकी लोग है, जो क्रिश्चियन लोग है। इसके लिए इससे जो कदम उठाना चाहिए। और देखिए, मणिपुर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सेंटर अपने हाथ पे ले लिया है। जो घटना हुआ था तो मणिपुर का पूरा लॉ एंड ऑर्डर और वो जो सेंटर ने, दिल्ली ने अपने हाथ पर ले लिया था जी। तो उसके बारे में, अगर उसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आप किसको दोषी ठहराएंगे? अब बोलिए किसको दोषी ठहराएंगे? स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया, उसके बाद भी वहां पर आर्मी है, उसके बाद भी ऐसा घटना वहां पर घट रहा है, कैसे हो रहा है? ठीक बात है। मैं डायना देवी के पास जाता हूं, फिर आ गई हमारे साथ में जुड़ गई। डायना जी, प्रांजल फूकन साहब कह रहे हैं कि भाई जब इस तरह की घटनाएं हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इसको पूरे अपने हाथ में ले लिया, सारे सुरक्षा बल हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं वहां पर, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इसके लिए फिर कौन दोषी? कैसे रुकेंगी घटनाएं? और वो एक और महत्वपूर्ण एक और सवाल छोटा सा इसी में जोड़ देता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई जो एक तरीके से कुकीज हैं या अन्य हैं वो क्रिश्चियंस हैं, और मैतेई ज्यादा हिंदू हैं या कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, तो वही जो पूरे देश में चल रहा है हिंदू बनाम अन्य, वो ये बहुत बड़ा कारण ये मान रहे हैं कि इसकी वजह से भी वहां चीजें और बिगड़ी हुई हैं क्या? हाँ जी, ये जो चिन कुकी जो है ये क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग ने ही ये वार शुरू किया है। 3 अप्रैल से ये वार चल रहा है। जब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेने के बावजूद भी, वो अगर गवर्नमेंट चाहे, इंडिया गवर्नमेंट चाहे, तो मणिपुर कितना बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है कि वो 1-2 दिन में ये शांत कर सकते थे। पर अभी तक मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहा था। अमित शाह एक दिन के लिए आया, फिर उसके बाद वो बिना कार्रवाई करे 10 दिन के बाद फिर आऊंगी करके वो थोड़ा सा मिला लोगों से, उसके बाद फिर वो चला गया। वो 10 दिन क्या, 10 दिन में हम मरने के लिए 10 दिन मरने के लिए ही उन्होंने 10 दिन का टाइम देके वो वापस चला गया। उसके बाद उन्होंने कुछ रिप्लाई ही नहीं आया। फिर उसके बाद लगातार आर्मी भी कुकी लोगों के, चिन कुकी की फेवर में हम मैतेई लोगों को मारने लगी खुद। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो इंडिया गवर्नमेंट भी मैतेई लोगों के खिलाफ ऐसे लग रहा है हमें अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई इंडिया गवर्नमेंट के सपोर्ट में होता तो अभी तक ये इतना जो सारा कुछ जो हो रहा है 3 महीने होने वाला है। कहिए, क्योंकि कोई सरकार अपने लोगों के खिलाफ नहीं होती। भारत सरकार, ठीक है, गलतियां हो सकती हैं, भूल हो सकती है, लेकिन कोई भी सरकार अपने देशवासियों के खिलाफ नहीं हो सकती। मेरा परम विश्वास है कि समस्या का हल करेगी, और सरकार, निश्चित रूप से सरकार को आना चाहिए, हम सब मिलकर वहाँ शांति बहाल करेंगे। मैं एक छोटा सा प्रश्न नवश्याम जी से लेता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जैसे डायना जी कह रही हैं कि मैतेई सफरर हैं, सरकार भी उनके साथ नहीं है। Hey, let me tell you one thing. Both the groups suffer, and both the groups suffer. We don't say Kuki don't suffer. We say Kukis also suffer, Meiteis also suffer. But the thing is, the whole war, this whole violence was started by these Kukis. And till today, these Kukis
they are so aggressive that they never speak of peace. Meitei speak peace. Even today, Meitei say we want peace. But these Sun Kukis, they will not say the peace. They said until and unless they get their separate state, or what do they call as separate administration or union territory. Until and unless they get this separate administration or union territory, they will not stop. This is what they said. मुझे लगता है नेटवर्क जो लगातार वहाँ दिक्कत है, नेट की समस्या है, नेट बंद है। मैं अंतिम टिप्पणी प्रांजल फूकन साहब से लूँगा। फूकन साहब, दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई कुकीज़ ऐसा कर रहे हैं, दोनों सफ़रर हैं, दोनों सारी चीज़ें हैं, बहुत दुख के साथ में। डायना देवी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मैतेई के साथ सरकार ही नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है। तो अगर इस तरीके की फीलिंग आ जाए देशवासियों के अंदर तो ये बड़ा मुश्किल काम है। Nice, please, let me tell you one thing. This state government is a proxy government. It doesn't have any power. The whole administration is under the Ministry of Home Affairs. The Assam Rifles, the Indian armies, they are controlling these things. And the most important thing is with the SHU agreement, the suspension of operation agreement between India government and the Sin Kukis, have made these Assam Rifles or Indian armies ineffective. Indian armies or Assam Rifles, they cannot do anything against these Sin Kukis because of the SHU agreement. These Sin Kukis cannot be touched by the Indian army or the Assam Rifles because there is no order from the India government to act against these Sin Kukis. So they are set free, and with all those sophisticated weapons. ओके, ठीक है। फाइनल कमेंट के लिए मैं प्रांजल फूकन साहब के पास जाऊंगा। फूकन साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो एग्रीमेंट हुआ है SHU, इसकी वजह से बड़ी समस्याएं हैं, जो फोर्सेज हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। लेकिन वास्तव में जिस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा उठा दिया कि वास्तव में राजनीति और जो एक एजेंडा है उसकी वजह से बहुत सारी अस्थिरता वहाँ नज़र आ रही है। फूकन साहब, फाइनल कमेंट ये और एक बात मैं कहना चाहता हूं इसमें। देखिए, वहां पर जो इंसर्जेंसी था वो अभी बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ये बोल सकते हैं आप। लेकिन वहां पर आर्म्स कैसे आ गया? देखिए, इसके पीछे आर्म्स कहां से मिला, वो भी एक बड़ा सवाल है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो इंसर्जेंसी खत्म हो गया, वो दावा करते हैं नॉर्थ ईस्ट में अभी इंसर्जेंसी नहीं है, फिर भी वहां पर सोफिस्टिकेटेड आर्म्स कहां से आया, किसने दिया और कैसे उन लोगों के पास आया? इसका भी जवाब चाहिए। इसका जवाब कौन देगा? एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएगा, सरकार ही दे पाएगा। तो उसका जवाब लेना चाहिए, कैसे आ गया। और दूसरी बात यह है, ये सुनने को मिला है वहां से, वहां का जो बाकी लोग हैं, दोनों कुकी भी है, मैते भी है, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो पहले का जो इंसर्जेंट ग्रुप है, जो अभी सीज फायर में है, कुछ लोग यहाँ मतलब डिस्कशन टेबल में है, वो लोग बैक कर रहे हैं। जो कुकी का जो इंसर्जेंट ग्रुप था वो कुकी को बैक कर रहा है, मेटे का जो इंसर्जेंट ग्रुप था वो मेटे को बैक कर रहा है। वो उसके पीछे भी ये है। और पुलिस भी एक जानकारी मैंने देना चाहता हूं, जब पुलिस भी वहां पर वो न्यूट्रल फोर्स नहीं है। पुलिस का जो भूमिका है, मैं पहले इस डिस्कशन में, वो डिबेट में मैं पहले बता चुका हूं, जो दो महिला को उस ग्रुप के हाथ में सौंप दिया गया था, तो वो लोग पुलिस ही थे। तो पुलिस ने सौंप दिया गया है उन लोग को, वो दो महिलाओं को। तो उसका जिम्मेदार, देखिए, एक लास्ट मैं एंडिंग में एक बात करना चाहता हूं, इसको पॉलिटिकली और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की एंगल से इसको समाधान करना चाहिए, ना कि लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर सख्त कदम आप उठाएंगे तो वो हालत और बिगड़ते जाएंगे। इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और इसको एक पॉलिटिकल ग्राउंड मानकर, पॉलिटिकल प्रॉब्लम मानकर उसको सुलझाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका प्रांजल फूकन साहब, वरिष्ठ पत्रकार असम से हमारे साथ जुड़े हैं। है गुरुजम नवश्याम जी, मणिपुर के मामलों के जानकार, आपका ही धन्यवाद। डायना देवी जी, आपका धन्यवाद। वोरा साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और तमाम दर्शकों का भी बहुत आभार जो इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से सुनते हैं और देखते हैं। वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण बात नॉर्थ ईस्ट के मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल फूकन साहब ने कही कि ये एक राजनीतिक समस्या मानकर, इसे एक राजनीतिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम मानकर इसे हल करना चाहिए। इसे एक सामाजिक
समस्या मानकर इसे हल करना चाहिए और इसे एक ह्यूमैनिटेरियन मानवता का दृष्टिकोण अपनाते हुए अगर आप इसमें पहल करेंगे तभी मणिपुर की समस्या हल होगी, शांति बहाल होगी। और हम पूरा देश, पूरे देशवासी इस बात को चाहते हैं कि मणिपुर शांत हो, खुशहाल हो। और जिस तरीके की विभत्स तस्वीरें आईं, परमेश्वर से प्रार्थना कि इस तरह की तस्वीर कहीं से भी ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।